गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ईवीएस की क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के अबायोटिक रिसोर्सेज वाले चैप्टर के अंदर आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कल मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर यानी कि जल के एक अलग रूप को, जिसको हम सरफेस वाटर रिसोर्स बोलते हैं। देखिए, सरफेस वाटर रिसोर्स बेसिकली होता क्या है, मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा इस बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, सरफेस वाटर मतलब जो सरफेस के ऊपर पाया जाता है। वाटर लेवल बेसिकली दो प्रकार का है। वाटर जो है दो तरह से, एक तरह से हम मेजर करते हैं। सबसे पहला एक अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। दूसरा होता है सरफेस वाटर। देखिए, सरफेस वाटर जो सतह के ऊपर हमें स्पष्ट रूप से नज़र आता है, दिस इज कॉल्ड सरफेस वाटर। अंडरग्राउंड वाटर जो भूमि के नीचे चट्टानों के छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा निचले भागों में पहुंचते हैं, और उसे हम फिर ट्यूबवेल, नल के या फिर नल के माध्यम से जो है वो पुनः प्राप्त करते हैं, दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इससे पहले हमने ओशंस का जो चैप्टर किया था, दिस इज ऑल्सो वन अ टाइप ऑफ सरफेस वाटर, यानी कि वो भी क्या है, एक प्रकार का सतही जल है, ठीक है। आज हम उसको ही नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। हमने ओशंस और सी, महासागर, सागरों के बारे में लगभग जो है जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम उन खारे पानी के सोर्सेज को छोड़कर मीठे पानी के सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर लाइक, ठीक है। तो उसके अंदर जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, इन दिस कैटेगरी वी मेंशन दोज वाटर रिसोर्सेज विच फाउंड ऑन लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ये वो सभी वाटर रिसोर्सेज हैं जो सतह, धरती की सतह, पृथ्वी की सतह के ऊपर हमें नजर आते हैं। द मेन सरफेस वाटर रिसोर्सेज विच इज वन स्टार्टिंग फ्रॉम रिवर्स, नदियाँ, लेक्स, झीलें, पोन्ड्स, तालाब, स्वैम्स यानी दलदल्स, ठीक है। ये वो सभी जो हमारे ऑन ग्राउंड वाटर सरफेस हैं या वाटर के रिसोर्सेज हैं, सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब चलते हैं, इसके जो मेन कंटेंट है वो क्या है हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ सरफेस वाटर रिसोर्सेज, यानी जो हम वाटर सरफेस के ऊपर से जो अवेलेबल है, यानी सरफेस वाटर जो है उसको हम किस किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये हमें अच्छे से पता है कि हम उन वाटर का क्या क्या यूज़ करते हैं। जैसे दिस वाटर रिसोर्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रिलीफ। देखिए, आप लोग ईवीएस के पर्पज से पढ़ रहे हैं, बट जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम एक इरोजनल फीचर्स की बात करते हैं, डेपोजिशनल फीचर्स की बात करते हैं, जिनका फॉर्मेशन जो है वो सरफेस वाटर के द्वारा किया जाता है। और सरफेस वाटर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो है हमारा रिवर, यानी नदी के द्वारा बहुत सारी स्थलाकृतियाँ, स्लोप्स, फीचर्स, वैलीज और टोपोग्राफिकल फीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी सिलेबस में काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं आप लोगों को एक जनरल तरीके से बता देता हूँ, आप लोग इस तरह को कई बार याद भी रखें। देखिए, इरोजनल फीचर्स जो होते हैं, जो अपरदन से बनने वाले स्थलाकृतियाँ होती हैं, उसमें आपकी वी वैली, गॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल्स, रैपिड्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स होती हैं जो कि अपरदन और निक्षेपण दोनों से बनती हैं। ऐसे फिर आपके फ्लड प्लेन्स आते हैं, जिसको हम लोग बाढ़ का मैदान बोलते हैं। फ्लड कॉन्स आते हैं, ठीक है, यानी बाढ़ के शंकु होते हैं, जलोढ़ शंकु होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली बनते हैं। फिर डेल्टा आप लोगों ने सुना होगा, बेसिकली जो कि रिवर्स के एक तरह से एफर्ट से बनता है, डेपोजिशनल फीचर से बनता है। सो दीज वाटर रिसोर्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिलीफ, स्लॉप्स, लेवल एंड सोइल्स, ठीक है। ये मेन फैक्टर्स हैं। ये जो सबसे पहला यूज़ हम सरफेस वाटर का देखते हैं। उसके बाद है दीज सोर्सेज आर मच इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। हम देखते हैं कि स्लोप्स जो हैं, ढाल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट्स हैं। वाटर लेवल यानी कि जो अदर लेवल है वो भी हमारे लिए कितनी यूज़ है। रिलीफ यानी कि हम देखते हैं कई बार माउंटेन है, वैलीज़ हैं, ठीक है, डेल्टाज हैं, ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं अच्छे से बता दूं कि वैसे भी आप सभी को अच्छे से पता होगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बना है, ठीक है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया है वहाँ पर ये डेल्टा सिचुएटेड है, और यहाँ डेल्टे की सिचुएशन के कारण ही वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया का टॉप मोस्ट राइस प्रोड्यूसर स्टेट है, ये आप सभी को अच्छे से पता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ के जो क्लाइमेटिक है कंडीशंस, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे स्वाम्स की अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से वहाँ पर राइस के लिए, देखिए राइस हमारा एक ऐसा फसल है जिसके हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल की आवश्यकता बेसिकली पड़ती है। तो ठीक है, फिर है हमारा जो थर्ड मेजर पॉइंट है वो द पॉपुलेशन ग्रोथ डायरेक्ट रिलेटेड विद सरफेस वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जिस स्थान पर आपको सरफेस वाटर अच्छा मिलता है, यानी जहाँ पर आपको जल की कमी नहीं होती, पीने वाले जल की कमी नहीं होती, नदियाँ पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, झरने, झीलें, तालाब काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है
वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यानी ज़्यादा लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी आसानी से हो जाए। आप जनरल तरीके से एक चीज़ मुझे बताइए, एक तरफ आपके पास हरियाणा या पंजाब जैसा एरिया है, पंजाब ही मान लीजिए, चलिए हरियाणा में भी हम कई बार सोच लेते हैं कि वाटर में कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन पंजाब जहाँ पर आप बेसिकली नाम ही में 5 नदियाँ हैं, 5 द्वाब हैं, 5 दरियाँ हैं, और उसके अलावा वहाँ पर कैनाल सिस्टम जो इरीगेशन के लिए सेटअप किया हुआ है वो इंडिया में द बेस्ट है। ठीक है, एक तरफ तो आपको पंजाब का ऑप्शन दिया जाए जहाँ पे आपको इतनी अच्छी वाटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, दूसरी तरफ आपको रेगिस्तान मरुस्थल का ऑप्शन दिया जाए वेयर इज़ द लैक ऑफ वाटर फैसिलिटीज़ ऑल्सो। सो इन दोनों में से आप बेसिकली ऐसे ही स्थान का चुनाव करेंगे जहाँ पे रिवर्स का, जहाँ पे वाटर फ्रेश वाटर का जो है अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो। सो पॉपुलेशन ग्रोथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है सरफेस वाटर रिसोर्स, जहाँ सरफेस वाटर अच्छा होगा पॉपुलेशन ग्रोथ भी अच्छी होगी। द सोर्स ऑफ वाटर इज मच इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, देयर इज नो डाउट इन दिस, क्योंकि भारत के अंदर जो कृषि है उसे मानसून का जुआ कहा जाता है। उसका कारण ये है मुख्य तौर पे क्योंकि भारत के अंदर वर्षा की जो मात्रा है वो सभी जगह पर एक जैसी नहीं है, एक मात्रा में वर्षा नहीं होती। कई बार तो वर्षा की जो अवधि है, वर्षा के जो ऋतु की अवधि है वो भी घटती बढ़ती रहती है। मान लीजिए आपको चावल की फसल उगानी है, चावल की फसल से अगर पहले आपको अच्छी बरसात ना मिले तो क्या आप वहाँ पे चावल उगाना बंद कर देंगे? नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, सरफेस वाटर का यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, स्मूथ रनिंग फॉर एग्रीकल्चर, द सोर्स ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। और मैं आप चीज़ को एक और बता दूं कि अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्रीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर की कंजम्पशन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही होती है। हरियाणा पंजाब के अंदर अब भी ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन के जो मेथड्स हैं उनको इतने अच्छे तरीके से फॉलो अप नहीं किया गया। आप समझते हैं, हम अब भी ट्यूबवेल से इरिगेशंस करते हैं, हम अब भी कैनाल से इरिगेशन करते हैं। खेत को पानी प्रदान करने के लिए जितनी मात्रा में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उससे कई ज़्यादा गुना हम पानी दे देते हैं, क्योंकि हम तो बार बार खेत में जाके ये सब चीज़ें नोट भी नहीं करते। खाली खेत होते हैं, ट्यूबवेल ऑन होते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन से होते हैं, और क्या होता है उस लगातार पानी भरता चला जाता है। जितनी जल की ज़रूरत होती है उतनी तो मिलता ही है, परंतु उससे ज़्यादा वेस्ट ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर इसके अगेंस्ट हम दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें जिसकी वजह से वाटर की जो एक तरह से वेस्टेज है वो काफ़ी हद तक कम होगी। दूसरा है ट्रांसपोर्ट। देखिए ट्रांसपोर्ट जो है वो मेन कोर्स है, आप लोगों ने अभी ओशंस के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम जिस कोर्स के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं विच इज़ डिपेंड्स ऑन द सरफेस वाटर। लाइक हम देखते हैं कि भारत और चाइना जो कि विश्व के दो पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज़्यादा नंबर 1 एंड नंबर 2 की कंट्रीज़ हैं, इन नंबर 1 नंबर 2 पॉपुलेशन के रेफरेंस के आधार पे भी देखें, लेकिन अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर बड़ी बड़ी रिवर्स को भी कैलकुलेट करें या उनकी गणना करें, उनकी गिनती करें, तो भी चाइना और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। और उन दोनों बड़ी बड़ी रिवर्स को जोड़ने के लिए कैनाल्स बनाए जाते हैं, ड्रेन्स बनाई जाती हैं, अच्छा उसके अंदर छोटी छोटी गलियां भी बनाई जाती हैं जिसकी वजह से पानी एक नहर से दूसरी नहर पर हो जाए। सीजनल नहर्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक नदी से दूसरी नदी के बीच में एक लिंक नहर बना दी गई, जिसकी वजह से यातायात, छोटी बोट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, छोटे छोटे सामान को छोटे छोटे कंटेनर्स में डालकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आसान से देश के अंदर ही ले जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया के अंदर बेसिकली 4 वाटरवेज हैं, हम डिस्कस करेंगे लेटर। इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री हम जानते हैं, पेंट इंडस्ट्री हो गई, आप चमड़ा इंडस्ट्री देखते हैं, और अब आते हैं एग्रीकल्चर के बाद। सबसे ज़्यादा यूज चमड़े की इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि चमड़े को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी को वेस्ट किया जाता है। आप जानते हैं चमड़ा बेसिकली एनिमल स्किन से बनाया जाता है। जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी खाल को ऊपर से उतार कर उसको प्रशस्कृत करके फिर जो चमड़ा जो है वो लेदर जो है वो प्रिपेयर होती है। और सबसे ज़्यादा अगर हम वेस्टेज देखें वाटर की, वो इसी इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। उसके बाद आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसमें अंदर जल वेस्ट नहीं होता बेसिकली, लेकिन इसका यूज़ भले ही होता है। हमने बेसिकली देखा है कि जब माउंटेन यानी पर्वतीय क्षेत्रों से नदियाँ नीचे उतरती हैं, उनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, स्पीड बहुत होती है, वेलोसिटी बहुत होती है, जिसके चलते उस वाटर को हम क्या करते हैं, फिर टरबाइंस पे डाल के जनरेटर चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वन ऑफ काइंड ऑफ ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी अगर किसी एरिया के अंदर सपोज हिमाचल के नंगल जो डैम है उसके अंदर, भाखड़ा नंगल डैम के अंदर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोई प्लांट लगाया है,
तो वहां पर अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन चल रहा है तो वो डायरेक्टली जिन जिन स्टेट्स को उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो डायरेक्ट वहां से प्रोड्यूस होने के बाद सप्लाई होती है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बनी आपने उसको बोतल के अंदर बंद करके रख दिया, जब जरूरत हो खोल के उसको यूज कर लिया। दिस इज नॉट अ वन काइंड ऑफ सच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स, राइट। सो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में वाटर वेस्टेज नहीं होती है बट उसका रिसाइकल चलता है। बट अगर वाटर होगा ही नहीं, अगर सरफेस वाटर ही ना हो, तो क्या आप सोच सकते हो कि ओशंस के वाटर को आप कंटेन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें? अगर हम ऐसा करें तो भी वो टाइडल एनर्जी कहलाएगी, नॉट फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, राइट। अब आते हैं हम डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज तो हम अच्छे से जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ पानी वेस्ट करते हैं। मैंने बेसिकली पानी वेस्ट करने वाला सेंटेंस यूज़ किया है जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ, आप भी अच्छे से जानते हैं कि हम पानी को जितना चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं। यूज़ कर लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरी रिसोर्सेज इन दिस प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज़ फॉर जस्ट फॉर द यूज़ एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, वेस्टेज ज़्यादा करते हैं। जितना पानी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम निकाल लेते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जहाँ से पानी प्राप्त करते हैं वो भूमिगत जल है, और भूमिगत जल के अंदर फ्रेश वाटर का सबसे कम मतलब जो मात्रा है वो विद्यमान है। क्योंकि भूमि के अंदर अगर जल जाना है तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा का होना बहुत ज़रूरी है, और हम देखते हैं वर्षा की मात्रा निरंतर कम होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड द ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ caused by the human also। ये हम अच्छे से जानते हैं। So this is all about the uses on this other surface या other industries, and the next point is surface water resource provide us fish for food। क्योंकि हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर, दो तरह की मछलियाँ होती हैं बच्चों, नोट कर लेना। एक होती हैं खारे पानी की, एक होती है मीठे पानी की। खारे पानी की जो मछलियाँ होती हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास सागर महासागर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो खारे पानी की जो मछलियाँ होती हैं वो हमें बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। बट जो खारे पानी के बदले मीठे पानी की मछलियाँ होती हैं उसको प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। पहली बात, लोकल रिवर्स होती हैं, सभी जगह पर उस रिवर पर सभी स्टेट्स का इक्वल राइट होता है। मान लीजिए कहीं से नदी बह रही है, नदी में बैठकर अगर मैं फिशिंग करने लग जाऊँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो, ठीक है। बट क्या होता है कि हमें उन सबको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। सो फिश फॉर फूड इज़ प्रोवाइडेड just because of surface water resources, right? Then irrigation for agriculture, this is also same which is already discussed on the later point, right? आता है main source of humidity in atmosphere। ये जस्ट मैंने आपको बताया है कि surface water का मतलब है कि सागरों, महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों, झरनों, पोन्ड्स, दलदलों के अंदर जो जल है, जैसे ही सूर्य के सीधा संपर्क में आता है उस जल से क्या होता है, फिर इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ऑल कॉल्ड द वाटर साइकिल। मैं फिर भी आप लोगों को एक जनरल तरीके से समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, बेसिकली हमारे पास वाटर है कंटेंट, सरफेस वाटर, ठीक है। ये सरफेस वाटर जब सन के कंटेक्ट में आता है, सन के कांटेक्ट में आने की वजह से ये वाटर इवेपोरेटेड होकर कहाँ जाता है, हमारे वायुमंडल में। और वहाँ पर फिर कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है, क्लाउडिंग की, ठीक है, यानी कि संग्रहण, या फिर जिसको आप संघनन बोलते हैं। संघनन के बाद एक तो जाता है इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण से, दूसरा जाता है वाष्पो उत्सर्जन के कारण। वाष्पो उत्सर्जन में कौन सहायक होता है? प्लांट्स सहायक होते हैं। और इन दोनों ही प्रोसेस के बाद क्या होता है, हमारे संघनन यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन का काम कंप्लीट होता है। जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो फिर हमारा क्या, कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है? प्रेसिपिटेशन। कौन सी प्रोसेस? प्रेसिपिटेशन, विच इज़ मीन कि यहाँ पर जो जल है वो द्रव के रूप में भी नीचे आ सकता है, यानी वर्षा के रूप में भी नीचे आ सकता है, और किसके रूप में आ सकता है? बर्फ़ के रूप में आ सकता है। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। एंड देन अदर मेन पॉइंट्स, मेन सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी, हमने देखा कि वाटर जो है, सरफेस वाटर ही ह्यूमिडिटी का मेन सोर्स है। इन इंडिया रिवर्स हम देखते हैं, बेसिकली क्या है यहाँ पे, जो रिवर्स हैं उन रिवर्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। इन इंडिया रिवर्स आर नॉट ओनली फॉर मेक बाउंड्री बिटवीन द स्टेट्स। भारत के अंदर जो नदियाँ हैं उनको राज्यों के बीच की ओनली सीमा निर्धारित करने के लिए नहीं, बल्कि सिंबलाइजेशन फॉर रिलीजियस एंड द सोशल लाइफ। हम देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बहुत है, गंगा, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, जिसके वाटर के लिए हम अमूमन एक बड़ी यात्रा करते हैं उसको गेन करने के लिए, और कहीं ना कहीं वो हमारे रिलीजियस, हमारे अध्यात्म का एक आधार हैं। सो रिवर्स सरफेस वाटर का होने के कारक होने के बावजूद भी भारत के अंदर एक अकेला साधन या संसाधन मात्र नहीं है। सो सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, देखिए
सबसे पहली बात कि जो वाटर रिसोर्स है उसके कौन कौन से सोर्स हैं। सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो होता है रेनफॉल। आप लोगों को शायद ये पता नहीं है, बट मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारी पृथ्वी की जो आयु है वो 460 करोड़ साल पहले है, परंतु मनुष्य का जो उद्भव माना जाता है आधुनिक मानव का, वो 10,000 साल पहले ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले पृथ्वी की सतह पर क्या क्या हलचलें हुई, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पहले गैसीय, फिर द्रव, फिर ठंडी, फिर ठोस अवस्था में हुआ, उसके बाद किस प्रकार से पृथ्वी की जो विभिन्न परतें हैं उनका विखंडन हुआ। दो प्रकार के एक पेंजिया था, कंप्लीट जो लैंड मास था उसे पेंजिया, और वो पेंजिया चारों तरफ से एक बहुत बड़े ओशन बॉडी या वाटर बॉडी से घेरा हुआ था जिसे पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। फिर कार्बोनिफेरस युग के अंदर बहुत सारे डिवीजन्स हुए, लोरेशिया एंड गोंडवाना, दो हिस्सों में अंदर पृथ्वी बट गई, फिर ये धीरे धीरे 7 महाद्वीपों में बटे। अब एक चीज़ आपको समझनी है, सबसे बड़ी बात, पहले क्या थी, एक अर्थ थी, ठीक है, उसके बाद फिर डिवीज़न स्टार्ट हुआ, 2 हिस्सों में बट गया, एक था लोरेशिया और एक था गोंडवाना, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या था, इसके चारों तरफ भी एक वाटर बॉडी थी, ठीक है। जैसे ही उसका विखंडन हुआ, हमारे पेंजिया का विखंडन हुआ, तो पेंजिया के विखंडन के बाद हमारे आंतरिक भागों में ये जो उपलब्ध जल था बाहरी भागों में, इसने अंदर की तरफ एंटर करना शुरू कर दिया, राइट। इसी की वजह से हमारे जो 5 महासागर हैं उनका निर्माण हुआ, ठीक है। बट फिर भी ये माना जाता है कि ये तो केवल और केवल महासागरों का निर्माण था, परंतु फ्रेश वाटर के लिए हम अमूमन जो ये मानते हैं कि एक बहुत लंबा समय तक वर्षा होती रही, और उस वर्षा के कारण ही जो मीठे पानी के सागर हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, उनका निर्माण हुआ, ठीक है। रेनफॉल इज़ द मेन सोर्स ऑफ द सरफेस वाटर, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ नॉट सेम एट द ऑल रीजन। ये हम अच्छे से जानते हैं कि वर्षा जो है वो सोर्स मीठे पानी का जल मेन सोर्स है। मैंने आपको जस्ट बताया कि किस प्रकार से जब वर्षा होती है तो वर्षा का जो जल है वो भूमि के निचले भागों में जाता है और भूमिगत जल के रूप में हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, पृथ्वी की जो नीचे की परतें हैं उसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं चट्टानों की, उन चट्टानों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, तो वर्षा का जल उन रंध्रों के माध्यम से जब नीचे की परत में पहुंचता है वहाँ तक ये फिल्टर हो चुका होता है, फ्रेश हो चुका होता है। लेकिन अगर वर्षा की मात्रा ही अनसर्टेन हो, वर्षा की मात्रा ही कहीं ज़्यादा कहीं कम हो, तो उसकी वजह से फिर हमारा जो सरफेस वाटर रिसोर्स है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे एक तरफ तो भारत के अंदर मोहसिन राम जैसा क्षेत्र है जहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है, 1000 सेंटीमीटर, और वहीं पर हमारे पास राजस्थान या मरुस्थल है जिसको हम जैसलमेर बोलते हैं, जहाँ पर वर्षा जो है वो 10 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से भी कम मानी जाती है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट दिस मेन पॉइंट। सो अगला पॉइंट है, हेयर वी गोइंग टू डिस्कस द दोज फैक्टर विच आर श्योर द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब हम उन कारकों के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से मुख्य तौर पर जो वर्षा है उसका वितरण जो है वो इतना असमान पाया जाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वेटोरियल एंड टेम्परेट। बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ के लिखना पड़ेगा, मैं कोशिश करता हूँ इसे थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोगों को बता सकूँ। लुक देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ वायुमंडल से। अब भले ही मेरा ये पेन पॉइंट ही कंप्लीट हो, देन इट्स ऑल अबाउट, बट मेरा आप लोगों को मेन मोटो सिलेबस ख़त्म करवाना नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ज्योग्राफी के साथ जोड़ के ईवीएस को करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने 2 शब्द सुने होंगे, हवा और पवन, ठीक है, यानी एयर और विंड। ये दोनों शब्द एक जैसे नहीं है, एक नहीं है। सबसे बड़ी बात, इन दोनों के मतलब अर्थ जो है वो अलग अलग है। एयर होती है द मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है, राइट। और पवन क्या है, हवा का क्षैतिज रूप, हवा का क्षैतिज रूप, ठीक है। और हवा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है, देखिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा वैसे ब्रॉड लेवल में बता रखा है कि वायुमंडल जो है हमारा वो कई परतों में बटा हुआ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई यानी कि सतह से लेकर जिसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अब 10,000 किलोमीटर मोटी परतों का जब किसी सतह पर भार पड़ता है उसे हम वायुदाब कहते हैं। क्लियर है। वायुमंडल यानी वायु जो है, गैसें जो हैं वो विभिन्न मंडलों में बटी है, शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, फिर है आपका ताप मंडल, या फिर आयन मंडल, या फिर उसके ऊपर वाला बहिर्मंडल। ये 5 मुख्य मंडल हैं। इन 5 मंडलों के अंदर गैसों के मिश्रण हैं, गैसों के अणु हैं, जलवाष्प हैं, धूल कण हैं और दूसरे कारक हैं, जिसकी वजह से
ये हमारे वायुमंडल को या ये हमारी पृथ्वी को एक आवरण का या हमारी पृथ्वी को एक आवरण प्रदान करने का काम करते हैं। तो वायुदाब मैंने आपको बताया, क्या इन सभी मंडलों की एक कंप्रेस, आप लोग एक नीचे कोई सीमेंट का कट्टा रखो और उसके ऊपर 5 मोटे मोटे दूसरे कट्टे रखें, तो उन पांचों का भार जो है वो नीचे वाले पड़े हुए कट्टे के ऊपर जो पड़ता है उसे हम भार या दबाव कहते हैं। और लेकिन जब ये दबाव वायुमंडल का पड़ता है तो उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, अब वायुमंडलीय दाब जो है वो तापमान के साथ एडवर्स यानी कि इनवर्स रिलेशन रखता है। अगर किसी स्थान पे तापमान ज़्यादा हो, ठीक है, अगर किसी स्थान पे तापमान ज़्यादा हो, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो, तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इनका उल्टा रिलेशन है। ठीक है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो मैं आप लोगों को फिर एक अच्छे से तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको जस्ट बताई कि जो रिलेशन है वो उल्टा है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तापमान तापमान, वायुदाब वायुदाब, ये रिलेशन आप अच्छे से लिख लेना बच्चों, बड़ा काम आने वाला है आपके। अब अगर नहीं समझ में आया तो और अच्छे से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को यहीं से डिस्कस करते हैं। अब आते हैं कि किस प्रकार से वर्षा जो है वो वायुदाब द्वारा प्रभावित होती है। हम बात करते हैं, ये है हमारा भारत। ठीक है, भारत का दक्षिणतम भाग। यहाँ कौन सा है? अरेबियन सी है। यहाँ पर कौन सा है? बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशन है। ठीक है, पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जल में क्या होता है? समकारी प्रभाव होता है। जल में क्या होता है? समकारी प्रभाव होता है। और जल के समकारी प्रभाव के कारण क्या सिचुएशन बनती है? वो बहुत देर में गर्म व देर में ठंडा होता है। ये है हमारी वाटर बॉडीज़, और वहाँ पर मैंने आपको इंडिया की सिचुएशन दिखा दी है। ठीक है, तो अब आगे चीज़ जो समझाने वाला हूँ वो है आपकी आफ्टर ऑल रेनफॉल से। बच्चों देखो, गर्मी के बाद बरसात आती है भारत में, यानी कि जून जुलाई का शुरुआत। वैसे जून के पहले 2 वीक के अंदर जो है वो केरल के तट के ऊपर जो हमारा मानसून है वो पहुंच जाता है। क्लियर है? ठीक है, सो अब समझते हैं क्या टेम्परेचर। गर्मी का सीज़न है, समर सीज़न है। समर में टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। टेम्परेचर क्या होते हैं यहाँ पे? ज़्यादा भूमि के ऊपर। लेकिन जल जो कि देर में गर्म होता है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? कम। ठीक है, गर्मियों में सतह है, ये क्या है? हमारी सतह है, धरती है। इसका तापमान कैसा होता है? ज़्यादा। लेकिन सागरों महासागरों का तापमान कैसा होता है? कम। अगर तापमान कम है तो प्रेशर कैसा होगा? ज़्यादा। और यहाँ तापमान ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा? कम। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपके। मैं फिर थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिर एक बार थोड़ा समझाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब आते हैं इसकी मेन पॉइंट की तरफ जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब आते हैं, गर्मी वाला मौसम है, यहाँ पे आपको वाटर बॉडीज़ हैं आपके समझ में आ चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर जो है वो हाई है। टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर कैसा है? हाई। और प्रेशर कैसा है? लो। लेकिन सागरों पर टेम्परेचर कैसा है? लो। और प्रेशर कैसा है? हाई। तो हवाएं, पवनें जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। कहाँ से कहाँ चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। और कहाँ से आ रही हैं? सागरों से। कहाँ से आ रही हैं? सागरों से। तो अपने साथ क्या लेकर आएंगी? जलवाष्प। क्या लेकर आएंगी? जलवाष्प, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा वर्षा करती है। और भारत के अंदर इन क्षेत्रों में यानी कि दोनों घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में वर्षा की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि वायु दाब किस प्रकार से हमारी पवनों को और ख़ास तौर पे वर्षा को प्रभावित करता है। एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वेटोरियल एंड टेम्परेट यानी कि भूमध्य रेखा और शीतोष्ण कटिबंध। अब आते हैं लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने जस्ट आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं। एक है आपका भूमध्य रेखा जो कि इसको 2 हिस्सों में बांटती है। ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। मैंने थोड़े परसों 2-3 दिन, दूसरे दिन के लेक्चर में मैंने आपको जस्ट बताया था कि
जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है इसके अंदर जो लैंड यानी कि सतह है वो तो ज़्यादा है और वाटर जो है वो कम है, लेकिन इसके विपरीत जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके अंदर जो जल है उसकी मात्रा ज़्यादा है, जो स्थल है उसकी मात्रा कम है। तो इस प्रकार का कंट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हमारे वो रेनफॉल को इफ़ेक्ट करता है। फिर आते हैं मेजर विंड सिस्टम। मेजर विंड सिस्टम में दो प्रकार के विंड सिस्टम है, एक है आपका पूर्वा और दूसरी होती है आपकी पछवा। तो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक अलग तरीके से समझा देता हूँ। वो बच्चों एक चीज़ आपको समझनी है, ये है आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है ये 30 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर है आपके 60 डिग्री, ऐसे ही यहाँ पर है 30 डिग्री और यहाँ पर है 60 डिग्री। ये है पूरी 30 और ये है आपकी 60। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हालांकि देखिए मोबाइल फ़ोन से यूज़ करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसके अंदर थोड़ी हैंड राइटिंग को आप समझने की कोशिश थोड़ा कुछ कम करना। अब दो तरह की पवन तंत्र हैं मुख्य तौर पे, एक होती है ट्रेड विंड, एक होती है वेस्टर्लीज। हिंदी में एक को कहते हैं पूर्वा या व्यापारिक या सन्मार्गी पवनें और दूसरे को कहते हैं पछवा पवनें। जो सन्मार्गी पवनें होती हैं उनकी दिशा जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। कौन सी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये होती हैं पूर्वा पवनें या सन्मार्गी पवनें। दूसरा जो पवन तंत्र है उसकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है, ठीक है। ये हैं आपकी पछवा पवनें या वेस्टर्लीज, ये भी हैं आपकी वेस्टर्लीज, ये हैं आपकी ईस्टर्लीज यानी कि पूर्वा पवनें। अब ये चीज़ आपको समझनी है कि जैसे जैसे पूर्वा पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं तो जब ये पूर्व से एंटर करती हैं, जब ये पूर्व से एंटर करती हैं, जब इन्होंने यहाँ से एंट्री की तो इनके साथ जलवाष्प बहुत थे, यानी एंटर करते ही इनके पास जलवाष्पों की भारी मात्रा होती है, इसलिए ये पूर्वी किनारों पर बहुत वर्षा करती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ती हैं इनके अंदर जलवाष्प की मात्रा जो है वो कम होती चली जाती है, और जब जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्लियर पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पे। जब भी कभी हमारी पछवा पवनें पश्चिम से एंटर करती हैं, क्योंकि इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, आप इनमें से जो भी याद रख सकें वो अच्छा होगा। तो जब ये पश्चिमी किनारों से एंटर करती हैं तो पश्चिमी किनारों के ऊपर वर्षा बहुत ज़्यादा करती हैं। ये भी इसका पश्चिमी किनारा है, ये भी, तो इन दोनों किनारों पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों ही किनारों पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, परंतु जैसे जैसे ये पूर्व की ओर जाती है वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। समझ में आई कि वर्षा की मात्रा किस प्रकार से हमारी जो मुख्य पवन तंत्र हैं वो प्रभावित होते हैं, किस प्रकार से प्रभावित वो करती हैं। सो यहीं पर ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि जो मेजर विंड सिस्टम है वो भी पवन हमारी वर्षा की मात्रा को प्रभावित करता है। क्लियर है? ये समझ में आ गए आपके तीनों पॉइंट्स। आई होप मैंने आपको काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने इसको 10% भी पकड़ लिया बच्चों तो ये कंसेप्ट आपको आने वाले सब्जेक्ट्स मैटर के अंदर कभी परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारा अगला पॉइंट, वो है माउंटेन, यानी कि जो पर्वत हैं वो किस प्रकार से हमारी वर्षा को प्रभावित करते हैं। वो भी बड़ा इजी सा मेथड है, मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ उसी तरीके से जैसे कि अभी हमने ये जो टॉपिक था वो डिस्कस किया, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ, उसके अंदर जो मेथड है उनको यूज़ करते हैं लाइक, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर वर्षा की मात्रा जो है वो 25% से 25 सेंटीमीटर से कम है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे हम मरुस्थल घोषित करते हैं, फिर चाहे वो ठंडा मरुस्थल हो या फिर गर्म। तो यहाँ पे हम फिर वही भारत की जो एक तरह से सिचुएटेड है उसको एक बार बना देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। देखिए बच्चों, राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी पाई जाती है वर्षा ना होने की, वो है अरावली पर्वत। ये है अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत, इसको मैं थोड़ा सा फिर भी पर्वत बनाने की कोशिश करता हूँ, बट ये बनेगा नहीं मुझे पता है, फिर भी हम इसको नज़रअंदाज ना करें। यह है अरावली पर्वत, ये तो थोड़ा बहुत तो समझ में आपके आ जाएगा मुझे उम्मीद है। अरावली पर्वत, और यहाँ पर क्या है हमारा
अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। इस अरब सागर में जब गर्मी के मौसम के बाद मॉनसूनी पवनें उठती हैं तो वो पवनें फिर धरातल की तरफ भागती हैं। लेकिन जब वो राजस्थान गुजरात के अंदर से एंटर करती हैं तो वहां पे जो अरावली पर्वत है, उस अरावली पर्वत की जो स्थिति है वो बिल्कुल इन पवनों के समानांतर है, जिसकी वजह से यहां पर कोई भी पर्वत, कोई भी स्थलाकृति जो है इन पवन तंत्र को काउंटर नहीं करती। अगर कोई भी पवन तंत्र को काउंटर नहीं करेगी तो जलवाष्प से भरी हुई ये पवनें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जाकर वर्षा कर देंगी। अगर वहीं पर यहां कोई काउंटर पर्वत होता तो ये पर्वत, ये जो हमारी मानसूनी पवनें हैं, ये यहीं से टकराकर सबसे ज्यादा वर्षा करती। समझ में आ गई? माउंटेन, क्योंकि अरावली पर्वत राजस्थान, गुजरात तक से होता हुआ दिल्ली तक जाता है। तो यही कारण है कि जो हमारी मानसूनी पवनें हैं और खास तौर पे दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें, तो वो अरावली पर्वत के समानांतर आगे बढ़ जाती हैं और किसी भी तरह से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती। अवरोध उत्पन्न ना करने की वजह से राजस्थान के अंदर वर्षा ना होके हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर ये जो पवन तंत्र है वो वर्षा करता है। क्लियर है पॉइंट? नंबर 1 राजस्थान की हमने बात करी। आज हम अब दूसरी जो बात करते हैं वो है हमारा दूसरा सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। सो बच्चों, यहां पर एक इस तरह से हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? उत्तर पूर्वी राज्य। और उत्तर पूर्वी राज्य में कुछ ऐसे गारो, खासी, जयंतिया, 3 तरह की तीन पहाड़ियां हैं मेघालय राज्य में, और वो एक प्रकार का आकार कर्व बना देती हैं। और जब भी कभी दक्षिण पूर्व में उठने वाली मॉनसून पवनें इन पवन तंत्र के अंदर, इन पहाड़ियों के अंदर एंटर कर जाती है, कौन सी हमारी मॉनसून पवनें? जो कि साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में उत्पन्न होती हैं। तो जैसे ही ये पवन तंत्र जो मेघालय राज्य में प्रवेश करती हैं और वो इन पहाड़ियों के बीच में घिर जाती है, और ये पहाड़ियां जो हैं वो किसी भी तरीके से इन मॉनसून पवनों को बाहर जाने से रोक देती हैं। अब इनके पास ये एक ही रास्ता होता है कि यहाँ पर ये घूमती 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 ऊंचाई प्राप्त कर लें, संघनन कर दें और ज़्यादा मात्रा में वर्षा कर दें। अगर यहाँ पर ये पर्वतमालाएं ना होती तो ये जो हमारी पवनें हैं इनको पार करके राजस्थान की तरह निकल जाती। लेकिन इन हमारी गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों के अंदर दक्षिण पूर्वी जो मानसूनी पवनें हैं वो घिर जाती हैं और ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि जलवाष्प साथ लेकर चल रही होती है, उनमें इतनी भारीपन होता है। और ऊंचाई अगर वो लेंगी तो संघनन हो जाएगा, संघनन होगी तो वर्षा होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं जस्ट आपको और बताना चाहूँगा, वो यही है कि जब भी कभी हम पर्वतीय क्षेत्रों में घूम रहे होते हैं या पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, तब हमसे यही कहा जाता है कि भाई यहाँ पर कभी भी वर्षा हो सकती है। मेन कारण ये होता है कि वहाँ पर जो जलवाष्प धारण करने वाली पवनें हैं उनके पास या तो वापस मुड़ जाएं, वापस मुड़ने का कोई रास्ता उन्हें मिलता नहीं है, या फिर ऊपर उठकर उन पर्वतों को पार कर दें। तो जब ऊपर उठकर वो पर्वतों को पार करने की कोशिश करती हैं तो जलवाष्प ऊंचाई के साथ संघनित हो जाते हैं, बादलों का रूप ले लेते हैं और वर्षा करते हैं। माउंटेनी एरियाज़ के अंदर अमूमन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। फिर आते हैं विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन भी जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से 2 प्रकार की पवन तंत्र होते हैं। एक होता है ट्रेड विंड एंड वेस्टर्ली। लेकिन वहीं पर अगर मैं विंड्स पवन की बात करूं तो 2 तरह की होती है। जो पवनें सागरों की तरफ से धरातल की तरफ बढ़ती हैं उसे हम सी वेव कहते हैं या सी वर्ड कहते हैं या फिर समुद्र समीर कहते हैं। लेकिन जब भी कभी पवनें वापिस स्थल भाग से जल भाग की ओर बढ़ती हैं उससे हम लैंडवर्ड या फिर स्थलीय समीर कहते हैं। जो जल समीर होती हैं, कौन सी? जो जल समीर होती हैं वो जल समीर मुख्य तौर पर वर्षा लाती हैं। ये जो हैं वो वर्षा लेकर आती हैं, और जो स्थल से वापिस आ रही होती हैं वो वर्षा नहीं करती। ठीक है। फिर भी तमिलनाडु के तट पर वापिस लौटती हुई मॉनसूनी पवनें बहुत अच्छी वर्षा प्रदान करती हैं, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी से जलवाष्पों को धारण करती हैं और तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। सो आई होप कि इस स्लाइड में जो एक कंसेप्चुअल क्लियरेंस की आप लोगों को ज़रूरत थी वो ज़रूर मिली होगी
इस टॉपिक को हम अभी और आगे डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी और ज़्यादा डिस्कस करना आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशराइज कर देगा। सो आज के लिए जो लास्ट स्लाइड के अंदर हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्लियरेंस की ज़रूरत है बच्चों। अगर इसमें कोई डाउट आप लोगों को है देन वी विल डिस्कस, एंड डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम इन्हें बहुत जल्दी से क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट ईवीएस के लेक्चर में वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अकॉर्डिंग टू द एनुअल एवरेज रेनफॉल पैटर्न, राइट। अब हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे कि विश्व में वो कौन कौन से जलवायु या फिर भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, और कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है। उसको हम फिर मानचित्र की सहायता से भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन दिस इज द सबमिशन पार्ट। दैट्स इट अबाउट दिस स्लाइड्स एंड द कंटेंट। आई थिंक आप लोगों के लिए ये मोर देन सफिशिएंट होगा। देन वी विल डिस्कस starting from the distribution of rainfall in the next lecture. Till then, thank you so much.